हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 15वां चैप्टर अरावली की आत्मकथा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है अरावली पर्वत का जन्म कौन से युग में हुआ। आंसर होगा अरावली पर्वत का जन्म कैम्ब्रियन युग में हुआ था। फिर है अरावली पर्वत की ऊंचाई क्यों घट रही है। आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन तथा परिभ्रमण गति के कारण जो घर्षण होता है उससे अरावली पर्वत की ऊंचाई घट रही है। फिर है आरावल किस भाषा का शब्द है। तो आरावल राजस्थानी भाषा का शब्द है। फिर आपका है ये है आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। इसमें पहला प्रश्न है गुरु शिखर स्थित है। कहाँ स्थित है। डूंगरपुर जिले में, सिरोही जिले में, उदयपुर जिले में या जालौर जिले में। तो गुरु शिखर स्थित है सिरोही जिले में। यह खनिजों का अजायब घर कहलाता है। आंसर होगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो आपका आंसर होगा राजस्थान। पहले का होगा सिरोही जिले में खावाला और दूसरे का होगा का राजस्थान। आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। में पहला है ताजमहल का निर्माण किस पत्थर से हुआ है। आंसर होगा ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थर से हुआ है। फिर है जरगा पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है। आंसर होगा जरगा पहाड़ियों की ऊंचाई 1431 मीटर है। फिर है अरावली की चौड़ाई तथा ऊंचाई किस दिशा में अधिक है। तो अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई दक्षिण में अधिक है, जिसका विस्तार खेड़ ब्रह्म से लेकर दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों तक है। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है अरावली का प्राचीन नाम आरावल क्यों पड़ा। आंसर होगा अरावली आग्नेय चट्टानों के आड़े वलय से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम आरावल पड़ा। फिर है दक्षिणी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो दक्षिणी अरावली का विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिलों तक है। फिर अरावली पर्वत में कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो अरावली पर्वत में लोहा, जस्ता, तांबा, कोयला, एस्बेस्टस और टंगस्टन आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है अरावली क्या देखकर प्रफुल्ल होता था। पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। आंसर होगा एक समय था जब अरावली खूब हरा भरा और सघन वनों से आच्छादित था, ढका हुआ था। अरावली के वन में अनेक तरह के वन्य जो जानवर थे, वन्य पशु थे, वो स्वच्छंद विचरते थे। वहाँ मोर नाचते थे, शेर दहाड़ते थे, हिरन कुलांचे भरते थे, चिड़ियाँ चहकती थी। अरावली का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोरम था, बहुत ही सुंदर था। यह सब देखकर अरावली प्रफुल्ल होता था, खुश होता था। फिर अगला प्रश्न है किंतु मित्रों मेरे मन में एक पीड़ा है। अरावली पर्वत की पीड़ा को विस्तार से लिखिए। तो अरावली के मन में कौन सी पीड़ा है, कौन सा दर्द है। आंसर होगा अरावली पर्वत मानव के लालच और अविवेकपूर्ण रवैये के कारण पीड़ा से भर उठता है। मनुष्य ने खनिज पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लालच में खाने खोद खोद कर पहाड़ को खोखला कर दिया। दिन रात पत्थरों को काटने के लिए पहाड़ों पर हथौड़ों से चोट की जाती है, जिससे अरावली जो है वो चीख उठता है। इसकी गोद में जो हरे भरे वन थे उन्हें भी अपने फ़ायदे के लिए मनुष्यों ने काट काट कर ख़त्म कर दिया और वहाँ के वन्य जीवों का जीना दूभर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। मनुष्य की इन हरकतों से अरावली का सौंदर्य और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि मनुष्यों ने अपने लालच के लिए जो पहाड़ है उनको खोद डाला है, खोखला कर दिया है और जो हरे भरे वन थे उनको काट दिया है। तो जो वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, जानवर हैं, उनका जीना दूभर हो गया है, बहुत कठिन हो गया है और जो अरावली पर्वत है उसका सौंदर्य ख़त्म होता जा रहा है। यही दुख अरावली को सता रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है चिड़ियाएँ चहकती हैं, शेर दहाड़ते हैं, इसी प्रकार अन्य पशु पक्षियों की आवाज़ों को क्या कहते हैं, लिखिए। तो जो हाथी है उसकी आवाज़ को कहते हैं चिंगाड़ना। तो हाथी चिंगाड़ता है, बाघ गरजता है, भेड़िया गुर्राता है, गाय रंभाती है, गधा रेंकता है, कुत्ता भौंकता है, बकरी मिमियाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मोर प्यू प्यू करता है, तोता टैं टैं करता है, कोयल कूकती है, घोड़ा हिनहिनाता है
और जो मुर्गा होता है उसकी आवाज़ को कहते हैं कुकड़ू। तो जो मुर्गा है वो कुकड़ू करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को छांटिए। आंसर होगा पाठ में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द निम्नलिखित हैं। अरावली, कैब्रियन, अरावल, भारत, गुजरात, खेरब्रह्म, दिल्ली, राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आबू, जरगा, अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, सागवान, शीशम, नीम, आम, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, घना, पक्षी विहार, अजायब घर, मकराना आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। मतलब अरावली हम कहते हैं तो अरावली पर्वत जो है उसका हमें पता चलता है, और जैसे दिल्ली कहते हैं तो एक पर्टिकुलर स्थान है दिल्ली, उसका पता चलता है। राजस्थान तो राजस्थान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो सारे शब्द हैं, ये जो शहर के नाम हैं, ये सारे आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ बहने वाली हवाओं ने यह मेरे कान में कहा है। तो हवा का कान में कहना भाषा का विशिष्ट प्रयोग है। प्राकृतिक घटकों को लेकर ऐसे ही कुछ अन्य वाक्य बनाइए। आंसर होगा प्राकृतिक घटकों को लेकर बनाए गए अन्य वाक्य निम्नलिखित हैं। दूर से देखो तो नदियाँ मानो पानी पीने के लिए बुलाती हैं। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नदियाँ कह रही हैं कि आओ और हमारे में से पानी पी लो। फिर है ये हरा भरा जंगल अपनी गोद में लिटाकर गहरी नींद में सुलाना चाहता है। फिर है ये फूल सबको अपनी सुगंध बांटते चलते हैं। फिर है पहाड़ इतने आकर्षक लगते हैं मानो सबको अपने पास आने के लिए पुकार रहे हों। फिर है पास जाने पर समुंदर कहता है कि देखो प्रकृति कितनी विराट है। तो इन सारे वाक्यों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मतलब प्रकृति को मानव मान लिया गया है कि जो प्रकृति है वो मानव की तरह काम कर रही है, मनुष्यों की तरह काम कर रही है। क्योंकि प्रकृति जो है ना तो किसी को बुला सकती है, ना पानी के लिए बुला सकती है, ना गहरी नींद में सुला सकती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, प्रकृति को एक इंसान मान लिया, मानव मान लिया, और उसका यहाँ पर हमने वर्णन किया है। जैसे हमने कहा यह फूल सबको अपनी सुगंध बांटते चलते हैं। जो फूल हैं अपनी सुगंध बांटते नहीं चलते, फूलों में से अपने आप ही सुगंध आती है। लेकिन जैसे मनुष्य होता है कुछ बांटता है, उसी तरह हमने यहाँ पर कह दिया कि ये जो फूल हैं वो अपनी सुगंध बांट रहे हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, इस पाठ में हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी, राजस्थानी तथा उर्दू के शब्द भी आए हैं। जैसे जमाना जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। ऐसे ही उर्दू, अंग्रेजी तथा राजस्थानी के शब्द छांटिए व सूची बनाइए। तो उर्दू भाषा के शब्द जो हैं, अरबी, उर्दू, फ़ारसी के जो शब्द हैं वो हैं हवा, अजायब घर, जमाना, गायब, शायद, सफ़ेद, कारखाना, संगमरमर, नवाज़ा। अंग्रेजी के शब्द हैं आयरन, वैली, टंगस्टन। राजस्थानी के शब्द हैं अरावल और डूंगर। फिर है आपका अगला प्रश्न, अरावली की आत्मकथा में आपने पढ़ा कि अंधे स्वार्थ के कारण आज पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो नष्ट हो रहा है। पहाड़ों के प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आंसर होगा अरावली की आत्मकथा शीर्षक पाठ में हमने ठीक ही पढ़ा कि मानव अपने स्वार्थ में अंधा होकर प्रकृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तो इस पाठ में हमने यह पढ़ा कि वह जो मानव है प्रकृति अथवा पहाड़ों और वनों को किस तरह से नष्ट कर रहा है। एक तरफ वो वन संपदा को अंधाधुंध लूटता जा रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ों के भीतर खान खोदकर खनिज संपदा को निकाल रहा है। तो कीमती पत्थरों को प्राप्त करने के लिए वो पहाड़ों को काट रहा है। अगर हमें पहाड़ों के प्राकृतिक संतुलन को बिगड़ने से बचाना है तो पहाड़ की गोद में फैले हुए वनों की कटाई को रोकना होगा। दूसरी ओर पहाड़ों का भी तर्कहीन दोहन जो है वो बंद करना होगा। इसके अलावा पहाड़ों में बहुत ऊंची इमारतों या नियम विरुद्ध बन रही इमारतों के प्रति भी जागरूकता फैलानी होगी। लोग जो हैं पहाड़ों को, वनों को काट देते हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बना देते हैं, तो हमें उनको बताना होगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो वहाँ बढ़ रहे पॉल्यूशन को, प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा और उनके संरक्षण हेतु अधिक से अधिक वन और वृक्ष लगाने होंगे। पत्थरों की अंधाधुंध जो कटाई होती है और उनके विस्फोटकों का जो प्रयोग होता है वो रोकना होगा। इनको काटने के लिए जो विस्फोट किए जाते हैं उनको रोकना होगा।
तो अगर हम ये उपाय कर सकते हैं तो निश्चय ही पहाड़ों का विनाश रोकने में हम सफल हो सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज प्रकृति के अत्यंत समीप रहा है। आदिवासियों ने प्रकृति को बचाने में कैसे मदद की है? आंसर होगा, ये सच है कि आदिवासी समाज प्रकृति के अत्यंत समीप रहा है, बल्कि वह प्रकृति की गोद में ही रहता है। उनका जनजीवन भी प्रकृति पर ही आधारित है, इसलिए वह प्रकृति का ज़रूरत भर ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वह वनों को नष्ट नहीं करता, बल्कि उनका संरक्षण और परिवर्धन करता है। एक वृक्ष के मरने से पहले वह उस जगह पर दूसरा वृक्ष लगा देता है, ताकि प्रकृति का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा वह प्रकृति के करीब होने के कारण प्रकृति के सारे संकेतों को समझता है और उसी के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करता है। इस प्रकार आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति को बचाने में सहयोगी की भूमिका निभाता है। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में फैला हुआ है। अगला है, अरावली पर्वत की गोद में बसे शहरों के नाम लिखिए। तो अरावली की गोद में जो बसे हुए शहर हैं वो हैं खेड़ब्रह्म, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, पाली, सीकर, अलवर, दिल्ली आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत में बने अभयारण्य व उनकी विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा, अरावली पर्वत में बने अभयारण्य में सभी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और ये काफ़ी सघन, घने तथा हरे भरे भी हैं। इनमें खास तौर पर सागवान, शीशम, नीम और आम के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के अभयारण्यों में शेर, हिरण, मोर आदि अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। अरावली की ही गोद में बसा घना पक्षी विहार तो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, जहां सर्दियों में विदेशों से पक्षी आते हैं। ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।